नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान का विषय और अध्याय नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस अध्याय की 3-4 क्लासेस पहले हो चुकी है। यदि आपने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, वहाँ पे आपको विज्ञान विषय की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और कंप्लीट लेसन आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। क्लास 1 से लेके आप सारी क्लासेस वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विस्थापन अभिक्रिया। जो हमारा टॉपिक शुरू था वो था आपका अभिक्रियाओं के प्रकार। तो अभिक्रियाओं के कुछ प्रकार हमने पढ़ लिए थे। मेनली 4 प्रकार की अभिक्रियाएं हम पढ़ चुके हैं। वो 4 प्रकार की अभिक्रियाएं कौन कौन सी थी आपकी? नंबर 1 संयोजन अभिक्रियाएं, जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, आपकी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद हमने पढ़ी थी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। वो अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊर्जा का निर्माण होता है। आप कहेंगे सर यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आपका आया था, जो आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं है ना, तो उसमें आपका एक कन्फ्यूजन आया था। और वो कन्फ्यूजन क्या था कि सर वो कन्फ्यूजन ये था कि जो आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है उसमें ये बता दीजिए कि ऊष्मा का निर्माण होता है या फिर ऊर्जा का। आपका डाउट था ये भी क्या, कि आप कहेंगे सर ऊष्मा का या फिर ऊर्जा का निर्माण होता है उत्पादन के साथ साथ। तो आप दोनों लिख सकते हैं इस प्रकार से, जैसे मैंने लिखा ना। तो ये आपकी ऊष्मा क्या होती है? हीट होती है। ऊर्जा का ही एक प्रकार होती है। तो आप ऊष्मा या इस प्रकार स्लैश दे के ऊर्जा लिखेंगे तो ये आपके लिए बेहतरीन होगा। तो आप कहेंगे सर ऊष्मा सेपी अभिक्रिया भी समझ में आ गया। उसके बाद हमने पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया, जिसमें आपका एक अभिकारक विघटित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, वो आपकी वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। आप वियोजन कितने प्रकार से कर सकते हैं? सर हमने 3 प्रकार से वियोजन किया था। एक ऊष्मीय वियोजन, जिसमें हम ऊष्मा को देकर वियोजन करते हैं। दूसरा हमने विद्युत अपघटन किया था या फिर विद्युत विघटन भी बोलते हैं, जिसमें हम क्या है विद्युत की सहायता से अपघटन करते हैं। और तीसरा हमने पढ़ा था प्रकाशीय अपघटन, जिसमें हम सूर्य के प्रकाश से हम जो आपका सिल्वर ब्रोमाइड था और सिल्वर क्लोराइड था उसका अपघटन किया था। तो 3 प्रकार से हम अपघटन कर सकते हैं। उसके बाद था ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में क्या होता है ऊष्मा का अवशोषण होता है, वो आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ये 4 प्रकार की हमने पढ़ ली थी। जिनको डिटेल में पढ़ना है वो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। एक एक बात मैंने बिल्कुल डिटेल से आपको समझा रखी है। तो आज के लेक्चर की हम शुरुआत करेंगे आपकी विस्थापन अभिक्रिया से भी। क्या है आपकी विस्थापन अभिक्रिया क्या होती भी? तो आपको स्टार्टिंग में ही क्या है एक क्रियाकलाप दे रखा, आपको एक्सपेरिमेंट दे रखा है। जिन स्कूलों में आपका लैब है, ये सारी चीजें उपलब्ध हैं, वो एक बार एक्सपेरिमेंट करके जरूर देखे भी। तो आपको क्या करना है, लोहे की 3 कील लेनी, उन्हें रेगमार से रगड़कर साफ करना है भी। रेगमार से रगड़कर साफ क्यों करते हैं? क्योंकि उनके ऊपर जंग वगैरह हो सकता है, कोई पदार्थ लगा हो सकता है, उसको साफ करने के लिए हम क्या उसको साफ कर लेते हैं। ए तथा बी से चिन्हित की हुई 2 प्रखनलियां लीजिए। प्रत्येक प्रखनली में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलीन कीजिए भी। तो आपको 2 प्रखनली ले लेनी है और दोनों प्रखनली में कांच की ट्यूब, आपको कॉपर सल्फेट का क्या है विलीन आपको लेना है। आप कहेंगे सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। दोनों किलो को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक प्रखनली बी के कॉपर सल्फेट के विलीन लगभग 20 मिनट तक डुबो कर रखना है। तो आपको दोनों प्रखनलियों को आपको 2 कील ले लेनी है। आपको कील कितनी लेनी है? 3। लेकिन बांधना किसको? 2 को। तो आप कहेंगे सर 2 को क्यों बांधा, आपने तीनों को क्यों नहीं बांधा? क्योंकि इसमें कुछ बदलाव होगा इन दोनों किलो में, और उसका हमें क्या करना, तुलना करना है, कंपैरिजन करना है जो हमारी पहले वाली कील थी ना उसके साथ। इसलिए हमने 2 तो इसमें डुबो दी आपकी, और एक को क्या कर लिया अलग से रख लिया, ताकि हम बाद में देखें क्या होगा। ये कॉपर सल्फेट का विलीन है और ये आपकी लोहे की कील है। आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गया। परखनली ए और बी में कॉपर सल्फेट के विलीन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना कीजिए भी। आपको किसकी तुलना करनी सबसे पहले? तो सबसे पहले आपको तुलना करनी इसके कलर की भी। जो आपका नीला रंग होता है कॉपर सल्फेट का, उस रंग का क्या हुआ भी, वो रंग परिवर्तित हुआ क्या हुआ वो आपको देखना है। आप कहेंगे चलो सर ठीक है। कॉपर सल्फेट के विलय में डूबी कीलों की रंग की तुलना बाहर रखी कील के साथ करनी है, और आपको दूसरी तुलना करनी, इन जो कीलों का रंग था ना उनकी तुलना करनी जो आपकी एक कील बाहर रखी हुई थी उसके। तो क्या होता है भी
एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया? हाँ सर, एक्सपेरिमेंट हमारे समझ में आ गया कि हमें क्या करना है। आपका कॉपर सल्फेट का आपको विलयन लेना है, मतलब घोल लेना है। उसमें आपको 2 कीलें डुबो देनी है, 20 मिनट तक इनको रखना है। 1 कील लोहे की है। आपको एक तो कॉपर सल्फेट का रंग देखना है और आपका कीलों का रंग की तुलना करनी, जो बाहर कील रखी उसके, तो क्या परिवर्तन होता है अभी। तो चलिए देखते हैं एक बार, क्या परिवर्तन होता है। तो ये आपकी कील है अभी। एक तो आपकी लोहे की कील थी, आपकी ये वाली, जो आपकी स्टार्टिंग में थी, आपको दिख रही है। और आपकी ये कील ये थी जो इसमें डुबो रखी थी, वो कील भी। कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकली हुई लोहे की कील, उसका कलर ऐसा हो जाएगा। ये क्यों हुआ? इसका जवाब भी आपको पता होना चाहिए। और जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन था, वो पहले ऐसा था, और जब कील हमने 20 मिनट तक डुबो कर रख दी, फिर आपका वो ऐसा हो गया। ये भी आप देख सकते हैं, परखनली परखनली स्टैंड, ये आपका मिश्रण है, आपका ये आ गया। आप कहेंगे सर चलो ठीक है, क्योंकि 2 परखने ली थी ना, तो एक में तो हमने वैसे का वैसा रखा, और इसमें हमने कील डुबो कर रखी थी। जिसमें कुछ नहीं रखा था उसका तो कलर ऐसा ही रहा, और लेकिन जिसमें हमने कील डुबो के रखी थी उसका कलर ऐसा हो गया। आपने याद हो, 2 हमने परखने ली थी। आप कहेंगे सर सारी चीजें हमें समझ में आ गई। लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया? कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला मलिन क्यों पड़ गया? अभी 2 परिवर्तन हुए कि जो आपकी लोहे की कील जो आपने डुबोई थी, तो उसमें तो क्या हुआ, जो कील का रंग था वो आपका भूरा हो गया, और दूसरा जो आपका नीला रंग था वो आपका क्या हो गया, मलिन हो गया। अभी मतलब इतना ज्यादा नीला नहीं रहा। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये चीज दिख गई भी। अब इस क्रियाकलाप को देखिए, इस अभिक्रिया को देखिए भी। ठीक है, पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंट समझा देता हूँ, एक्सपेरिमेंट पे आपको और सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी भी। ये देखिए भी, आपने 2 प्रखनली ली थी, जिसमें कॉपर सल्फेट का घोल था, आपको दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, थोड़ा-सा और बड़ा कर दीजिए आपको, ताकि चीज़ें दिख जाएँ भी। और आपने क्या लिया था कि 3 कील थी। आप कहेंगे सर 3 कील थी, बिल्कुल सही थी। आपने एक प्रखनली में क्या कर दिया, 2 कील बाँध कर डाल दी। ठीक है, 20 मिनट बाद तो आपको क्या करना है, एक तो इस कील का रंग देखना है जो आपने बाहर रखी हुई थी उस कील के साथ। आप कहेंगे सर बिल्कुल सर। और एक आपको जो परखनली थी ना, इस परखनली के साथ जिसमें कील डाली थी उसकी तुलना करनी है। तो इस डायग्राम में हमने दोनों की तुलना की। हमने एक तो देखा कि जो आपका रंग था कॉपर सल्फेट के विलयन का, वो इस प्रकार से मलिन हो गया, मतलब इतना ज्यादा नीला नहीं रहा। उसके बाद जो आपका कील का रंग देखो, जो बाहर रखी हुई थी उसका कितना चमकदार है, और ये आपकी भूरे कलर की है। ऐसा क्यों हुआ अभी, अब वो देख लीजिए भी। प्रखनली बी का नीला रंग ए की में हल्का हो गया अभी, जो आपका ये रिजल्ट आ गया। कॉपर सल्फेट में डूबी कीलों के रंग की तुलना बाहर रखी के किरणें, तो आपको विलयन में डूबी कील पर तांबे की परत जम गई भी। ये भूरी क्यों हो गई? तांबे की परत आपकी ये जम गई इसके ऊपर। आप कहेंगे अच्छा सर तांबे की परत कैसे जमी? चलो ठीक है भी, तो यहाँ पर देखते हैं ये क्यों हुआ अभी। लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देती है भी। तो हुआ क्या था आपका कि कॉपर सल्फेट था और आपके पास लोहा था भी। यहाँ एक्सपेरिमेंट को समझ लीजिए एक बार। क्या था सर, आपका पास ये तो लोहे की कील हो गई, ठीक है सर। ये आपकी क्या हो गई, कॉपर सल्फेट हो गया। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही। ये आपका क्या था, सॉलिड लिख सकते हैं आप यहाँ पे कि ये ठोस था, एस लिख देना। ये आपका एक्वस था, आपका विलीन था। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो ये है ना, आयरन, लोहा, ठीक है, आयरन क्या करेगा, ये फेरस क्या करेगा, यहाँ कॉपर को यहाँ से हटा देगा। आप कहेंगे सर ये क्यों हटा देगा? क्वेश्चन आते हैं और आप ऐसे क्वेश्चन अध्यापक से पूछते नहीं क्लास में, क्योंकि आपको शर्म आती है। ठीक है, अगर यही आप पूछने लग जाए ना साइंस में क्यों रहा क्यों रहा, क्योंकि साइंस जो आपकी 6 से लेके 8 क्लास तक, उसका नाम दे रखा है जिज्ञासा। अगर आपके मन में जिज्ञासा आती है, जो क्वेश्चन आते हैं वो आप पूछते नहीं, और उस पूछने के कारण, न पूछने के कारण आपका उस सिस्टम है वो आपको समझ में नहीं आता कोई भी चीज भी। तो यहाँ इसलिए है क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा क्रियाशील है। किससे? कॉपर से भी। क्या है? कॉपर से। ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है कि अपने साल्ट बनाना चाहते हैं भी। ठीक है, ये मान लीजिए कि दोनों सल्फेट बनाना चाहते हैं, इसको प्राप्त करना चाहते हैं, बस ये मान लीजिए आप। क्या है? ये मान लीजिए कि ये दोनों इसको SO4 को प्राप्त करना चाहते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर। स्टार्टिंग में इसको सिर्फ क्या मिला, कॉपर था। कॉपर ने जाके सल्फेट को पकड़ लिया तो क्या बना दिया,
कॉपर सल्फेट बन गया, ये भी खुश हो गया कि मैं सल्फेट बन गया, कॉपर सल्फेट बन गया। लेकिन जो आयरन है, आपका लोहा है, ये क्या है, ज़्यादा क्रियाशील है, ज़्यादा ताकतवर है कॉपर से। और ये घूमता घूमता जब इसके पास पहुंचा ना, आपने इसके पास पहुंचा दिया, तो ये कहता गुस्सा, अरे कॉपर, इतनी हिम्मत कि तूने सल्फेट के साथ आबंध बना लिया। ये कहता है कि मैं ज्यादा क्रियाशील हूं, तो क्या करेगा, ये इसको हटा देगा भी, कॉपर को अपनी जगह से क्या करेगा, ये हटा देगा और खुद क्या बना देगा, सल्फेट बना देगा भी। ठीक है, उसके यौगिक को विस्थापित कर देगा यहाँ से, कॉपर को तो क्या करेगा, हटा देगा और खुद क्या है, सल्फेट बना लेगा। ठीक है भी, और क्या है, कॉपर को अलग निकाल देगा। आप कहेंगे सर ये बात हमें समझ में आ गई। अब रंग का परिवर्तन भी, अब दोनों मिल गए, तो जो नीला रंग था किसके कारण था? सर वो नीला रंग तो आपका कॉपर सल्फेट के कारण था। तो क्या यहाँ पर कॉपर सल्फेट है? सर कॉपर सल्फेट नहीं है, तो नीला रंग भी नहीं रहेगा, भी नीला रंग भी नहीं रहेगा। और ये जो कॉपर था आपका, जो ये आपका कॉपर था, ये क्या करेगा, लोहे के ऊपर इसकी जो परत है, इसके आयन बनेंगे, वो स्केल के ऊपर जम जाएंगे और उसका रंग भूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूरा हो जाएगा। शायद दोनों सवालों के जवाब आपको मिल चुके कि उसका विलेन का जो रंग था वो आपका मलिन क्यों हो गया? क्योंकि वो नीला रंग था कॉपर सल्फेट के कारण, कॉपर सल्फेट भी नहीं रहा, आपका फेरस सल्फेट हो गया अभी अब। ठीक है, तो वो नहीं रहा तो उसका रंग कैसे रहेगा? और आपका कॉपर के जो आयन है ये आपके लोहे की कील के ऊपर आ जाएंगे, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, उसका रंग भूरा हो जाएगा। शायद अब आपको चीज ये समझ में आ गई होगी भी। और क्यों हुआ? क्योंकि आपका लोहा ज्यादा क्रियाशील है भी। क्या है? ज्यादा क्रियाशील है। तो इसने क्या किया, जो ज्यादा क्रियाशील धातु थी भी और कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक बनाया। क्या बनाया? ये यौगिक है, सल्फेट का और कॉपर का क्या ये यौगिक है भी। ठीक है, तो इसने क्या किया कि कम क्रियाशील अगर कोई यौगिक होगा, कम क्रियाशील धातु ने यौगिक बना रखा होगा और अधिक क्रियाशील धातु उसके संपर्क में आएगी, तो वो क्या करेगी, कम क्रियाशील जो आपकी धातु उसको वहां से हटा देगी उसके यौगिक के साथ से और खुद यौगिक बना लेगी। यही तो क्या है, आपकी विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया अभी। आपको आगे बात समझ में? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई। आइए अब हम किताब के माध्यम से पढ़ते हैं क्या आपको दे रखा और किस प्रकार से आपको चीजें करनी है भी। ये आपका आयरन था। ठीक है, इस अभिक्रिया में लोहे ने क्या किया, कॉपर सल्फेट को यहां से हटा दिया इसके यौगिक से। ये कॉपर सल्फेट का यौगिक है, क्योंकि आयरन आपकी लोहा है वो ज्यादा क्रियाशील है और खुद का क्या बना लिया, यौगिक बना लिया और कॉपर को अलग कर दिया। इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को सब कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। ठीक है, विलयन भी बोल सकते हैं आप, यौगिक भी बोल सकते हैं। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कुछ अन्य अभिक्रिया के उदाहरण देख लीजिए, विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण भी। आप कहेंगे सर जिंक है, जिंक भी क्या है, कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, तो जिंक भी क्या करेगी, कॉपर को हटा देगी और जिंक सल्फेट बना लेगी। कोई डाउट नहीं इसमें तो सर, कोई डाउट नहीं है ना। तो जो आपकी लेड है वो भी क्या है, कॉपर से ज्यादा क्या है, आपकी क्रियाशील है, तो ये भी क्या करेगी, कॉपर को हटा देगी। आप कहेंगे सर ये सारे कॉपर को ही हटा रहे हैं, क्या कॉपर किसी से नहीं है? वो आप आगे वाले लेसन में पढ़ेंगे, कौन किससे ज्यादा क्रियाशील है, कौन किससे कम है। ठीक है, यदि ये होता तो अभिक्रिया भी, तो क्या होता भी, एक बार मुझे बताइए, आपकी कितनी समझ विकसित हुई है, उस चीज को मैं जानने की कोशिश करना चाहता हूँ भी। ये आपका क्या है, FeSO4 है भी। ये क्या है, आपका लोहे का सल्फेट हो गया और आपने इसके साथ कॉपर ऐड कर दिया। तो क्या ये हो सकता है आगे कि कॉपर इसको हटा दे? नहीं सर, कॉपर तो कम क्रियाशील है, ज्यादा क्रियाशील होगा ना, वही लोहे को हटा पाएगी। आ गई बात समझ में? हाँ सर बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो ये याद रखना, जिंक है आपका, लेड है और ये आपका आयरन है, ये क्या है, इससे ज्यादा क्रियाशील है। जो क्रियाशील ज्यादा होगा वही हटाएगा। तो वो आपका लेसन नंबर 2 में आप धातु धातु, शायद लेसन नंबर 3 होगा भी। ठीक है, उसमें आप पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज कि कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन किससे ज्यादा क्रियाशील है, कौन कम है भी। तो यहां से हमें एक चीज तो पता चल चुकी है कि जिंक, लेड तथा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। अब आप क्या आएगी, इसकी परिभाषा क्या है भी। जब एक क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से हटाकर अपना यौगिक बना लेती है, तो इसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या करते हैं? जब एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु
को कहाँ से हटाएगी? उसके यौगिक से हटा देती है और खुद का यौगिक बना लेती है। इसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए, यहाँ पर परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी। इसको देखिए एक बार भाई। ये आपकी क्या सर? ये हमारा आयरन है। क्या है आपका? आयरन है भी। दिख रहा आपको? सर ये आयरन है, ज़्यादा क्रियाशील है और ये कॉपर सल्फेट के संपर्क में आ गया। कॉपर सल्फेट क्या थी? कम क्रियाशील धातु थी। तो ज़्यादा क्रियाशील धातु क्या करेगी? कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से हटा के खुद का यौगिक बना लेगी और वो धातु आपकी अलग हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें आपको कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए भी। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही। तो उसके बाद है द्विविस्थापन अभिक्रिया भी। ठीक है, बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि क्या है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको भी मैं आपको अभी समझा देता हूँ। आपका पहले दे रखा क्रियाकलाप 1.10, इसको समझते हैं या फिर इस साइड इसका फोटो है भी। ठीक है, आपको क्या लेना? सोडियम सल्फेट के विलयन युक्त प्रश्नली भी। एक में सोडियम सल्फेट लेना है, एक को बेरियम क्लोराइड लेना है भी। क्या लेना है? बेरियम क्लोराइड लेना है। आप कहेंगे बिल्कुल सही सर, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक में 3 ml सोडियम सल्फेट और 3 ml ही क्या लेना है? बेरियम क्लोराइड लेना है। आप कहेंगे बिल्कुल सही। दोनों विलयनों को मिला लीजिए। आपने क्या देखा भी? दोनों को मिलाने के बाद आपने क्या देखा वो हम यहाँ पर देखते हैं भी। आप देखेंगे कि एक सफेद रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है। जब आप दोनों को मिलाएंगे ना, तो एक सफेद रंग के पदार्थ का निर्माण होगा और वो जो जल में अविलेय है, मतलब वो आपका पानी में घुल नहीं रहा, वो पानी में घुल नहीं रहा। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं भी। क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी ही अभिक्रिया हमने पहले भी की थी एक भी। ऐसी ही अभिक्रिया हमने पहले भी की थी जिसमें अवक्षेप का निर्माण हुआ था और मैंने कहा था आपका पेपर जब मॉडरेट बन जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल बनेगा ना, वो आप अवक्षेपण अभिक्रिया बोल देंगे, आएगा पेपर में। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या कहते हैं उसका उदाहरण दीजिए। आप अपनी क्लास के बच्चों से पूछिए अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं भी। ठीक है, तो जिस अभिक्रिया में क्या है अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इतना आसान नहीं आएगा, आपसे उदाहरण पूछेगा। तो ये देखिए, एक उदाहरण तो ये रहा भी। सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड। क्या लिया? सोडियम सल्फेट और आपने क्या ले लिया? बेरियम क्लोराइड ले लिया। एक बार इसको देखिए भी ध्यान से। ठीक है, जब आपने इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया कि जिसका क्लोराइड था उसका तो सल्फेट बन गया और जिसका सल्फेट था उसका क्या बन गया? क्लोराइड बन गया। आप कहेंगे सर BaSO4 और आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम का सल्फेट था ना, तो सोडियम का तो क्या बन गया? आपको ध्यान रखना, आपका सल्फेट लेना है, आपका क्लोराइड लेना है। ठीक है, तो ये आपका बन गया अभी। और जो आपका यहाँ इस ये आपका क्या है? सॉलिड है। आप देख ले लो, ये क्या है आपका? सॉलिड। अभी क्रिया से पता चल रहा है कि ये क्या आपका? सॉलिड। इसके अवक्षेप बने हैं भी। क्या बने हैं? इसके आपके अवक्षेप बने हैं भी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं भी। आपसे पूछेगा भी, उदाहरण पूछ लिया ना तो आपकी टाइम टाइम फीस हो जाएगी। ये आपकी अवक्षेपण अभिक्रिया है, या पूछेगा किसके अवक्षेप बनते हैं? बेरियम के भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भी आप, ऐसा क्यों होता है भी? बेरियम टू पॉजिटिव भी। ठीक है, ये आप आगे पढ़ लेंगे टू पॉजिटिव कहाँ से, टू नेगेटिव कहाँ से। तथा सोडियम टू नेगेटिव की अभिक्रिया से BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है भी। एक अन्य सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है, वो विलयन में ही आपका रहता है। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। बस आपको ये लाइन याद रखनी भी। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं भी। क्रियाकलाप 1.2 पे ध्यान देना भी आपको। मैंने कहा था पहले, मैंने आपको एक अभिक्रिया करवाई थी जिसमें आपको लेड नाइट्रेट भी, क्या कराया था? लेड नाइट्रेट। आप कहेंगे सर लेड नाइट्रेट करवाया था, पोटाशियम आयोडाइड लिया था, को मिश्रित किया था भी। शायद हमने किया था वो PbNO32 था क्या, प्लस में क्या था? पोटाशियम नाइट्रेट भी, पोटाशियम आयोडाइड। आप कहेंगे सर बिल्कुल ये दोनों हमने लिए थे। और क्या बना था हमारा? वो बना था हमारा लेड आयोडाइड भी। क्या बना था? लेड आयोडाइड बना था। और साथ में क्या बना था आपका? पोटाशियम नाइट्रेट बना था। क्या बना था? पोटाशियम नाइट्रेट बना था।
आप कहेंगे सर बिल्कुल सही, ये हमारा बना था। ठीक है, अवक्षेप किस रंग का था? अवक्षेप आपका पीले रंग का था। बैक जाइए, आपकी पहली पहली क्लास में था, दूसरा दूसरा एक्सपेरिमेंट भी। ठीक है, क्या आप अवक्षेपिक यौगिक का नाम बता सकते हैं? बिल्कुल, लेड आयोडाइड उसका नाम था। क्या नाम था? लेड आयोडाइड आपका नाम था भी। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण, आप संतुलित इसको कर लेंगे, मैंने आपको पहले लिखवाया था संतुलित क्या है। क्या यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है? बिल्कुल। ये देखिए, ये नाइट्रेट था, ये आयोडाइड था, जिसका नाइट्रेट था उसका आयोडाइड बन गया। आयनों को क्या कर लिया इन्होंने? अदला बदली कर ली। इसके पास किसका आयन था? सर इसके पास तो नाइट्रेट का आयन था, तो ये किसके पास चला गया? सर ये आपका पोटाशियम के पास चला गया। ये क्या था? आयोडाइड था। आयोडाइड किसके पास चला गया? लेड के पास चला गया। आयनों का एक्सचेंज हो गया ना। जिस अभिक्रिया में क्या होता है कि जो आपके यौगिक होते हैं वो उनके बीच क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं भी। ठीक है, एक बार इसको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से देख लीजिए ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं भी। हम्म, एक बार आपको पहले वाला डायग्राम है नहीं फिलहाल मेरे पास, चलो आपको कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, यदि मेरे पास डायग्राम मिल गया तो उसका। 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए। ये रहा भी, और ये देख लीजिए अब जो आपने की है भी। आपके पास लेड नाइट्रेट का गोल था, आपको दिख रहा है क्या? थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिख जाए भी। ये रहा भी, लेड नाइट्रेट आपका पोटाशियम आयोडाइड था। आपका ये पीले रंग का अवक्षेप बना था, जो आपका क्या था? लेड आयोडाइड था। और ये पीले अवक्षेप वो नीचे बैठ जाता है, ये भी आपकी अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। और यहाँ पर इसके देख लीजिए आपका कि यहाँ से इसका हमने इसको संतुलित समीकरण भी इसका लिख रखा है। ये वाला भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप देख भी सकते हैं। अब तो आपका कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं सर, सारी चीजें हमें समझ में आ रही हैं अभी। और एक हमने भी कौन सा किया था? ये हमने कर लिया। तो ये चीजें क्लियर? हाँ सर, ये चीजें हमारे समझ में आ गई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हमें आगे वाली अभिक्रियाओं पर पहुंचना है, तो उसको और देखते हैं हम भी। अब आपका है उपचयन एवं अपचयन भी। तो यहाँ पे उपचयन और अपचयन में देखिए, चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण को लेकर उसे गर्म कीजिए भी। क्या है? आपको कॉपर का चूर्ण लेना है और आपको गर्म करना है भी। ठीक है, तो जब आपने कॉपर को गर्म किया, जैसे मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम वाले रिबन को जलाया था ना, ठीक वैसी ही अभिक्रियाएं हैं। आपका कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना भी? ठीक है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड क्या, जब कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाता है ना, तो कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है? काला होता है, उसके ऊपर काली परतें चढ़ जाती है। चीज आपको समझ में आई? ये देखिए आपका, ये आपने लिया और ये था आपका, ये इसका कलर कैसा होगा? थोड़ा सा ब्लैकिश हो गया। ये ऊपर दिखाई दे इसकी, ये आपको जो कलर है वो ब्लैक दिखा रखा ऊपर से भी। ठीक है, आप ध्यान से देखना अपनी बुक में डायग्राम को, ये ब्लैक कलर इसके ऊपर आ जाएगा। ब्लैक कलर क्यों आया? वो कॉपर ऑक्साइड की परत आपकी आ जाती है भी। अब देखना ध्यान से भी, दो चीज मैं आपको बताऊंगा ना, वहीं आप फंसेंगे और आप आराम से फंस जाएंगे एग्जामिनर की चाल में, यदि आपने ध्यान से चीजें नहीं सीखी तो भी। यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है भी, जब इसको गर्म किया भी। यदि इस अभी गर्म पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती। इसने कहा कि यदि इस पर हम हाइड्रोजन की संपर्क में ले आए ना, इसको कॉपर ऑक्साइड को भी, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होता था, कॉपर प्राप्त होता है भी। और इसमें क्या हो जाएगा कि जो आपका कॉपर ऑक्साइड है, फिर आपका H2 आपका हो गया, तो फिर आपको क्या है? दोबारा से कॉपर प्राप्त हो जाएगा। आप कहेंगे सर चीजें समझ में नहीं आई, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। आपके पास था कॉपर, आपने क्या किया? उसको जला दिया। आपको क्या कर दिया? जला दिया भी। तो क्या हुआ
कि आपको क्या मिल गया, कॉपर ऑक्साइड मिल गया। क्या मिल गया, CuO, कॉपर ऑक्साइड। इसका कलर है काला। क्या है आपका, काला कलर कॉपर ऑक्साइड का। रंग इसका काला हो गया। आप कहेंगे सर बिल्कुल काला हो गया अभी, ठीक है। और कॉपर का रंग कैसा है सर, भूरा होता है। कॉपर का रंग कैसा होता है, भूरा होता है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, ये चीज हमें समझ में आ गई। ये फिर कहता है यदि इस कॉपर ऑक्साइड को भी, क्या है, कॉपर ऑक्साइड को यदि हाइड्रोजन गैस के संपर्क में ले आए ना, तो फिर क्या होगा, फिर आपका वही होगा कि हमें दोबारा से कॉपर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, दोबारा से कॉपर मिल जाएगा। और इस कॉपर का रंग कैसा होता है, H2O। ये मिल जाएगा। कॉपर का रंग कैसे होता है, फिर इसका रंग दोबारा क्या हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। ये चीज आपको बता रखी है। आप कहेंगे सर ये चीजें तो हमें समझ में आई, लेकिन हमें बताया क्या गया है इसके द्वारा, वही अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको भी। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है भी, ठीक है। ऑक्सीजन की वृद्धि भी, ठीक है। अगर ऑक्सीजन बढ़ गया तो मतलब क्या हो गया, उसका उपचयन हो गया। क्या हो गया, उपचयन हो गया। तो यहाँ देखो कॉपर था आपके पास, और ये ध्यान रखना एक बात, यहाँ फंसोगे आप कि जो उपचयन और अपचयन होता है वो हमेशा अभिकारक का ही होता है। उत्पाद का आपका कुछ होगा, उत्पाद का न तो आपका उपचयन होगा ना अपचयन होगा। आपको आगे बात समझ में, अगर आपसे पूछे किस पदार्थ का उपचयन हुआ है या फिर अपचयन हुआ है, आपको हमेशा अभिकारक में ही देखना है, बाकी और कहीं नहीं देखना भी, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉपर था हमारे पास, ठीक है। और आगे चल के देखते हैं कॉपर को क्या मिला और क्या नहीं मिला। भी हम आगे गए, आगे कॉपर को ऑक्सीजन मिल गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका उपचयन हो गया। क्या हो गया, उपचयन हो गया। अभी आपको आगे बात समझ में, हाँ सर ये बात हमें समझ में आ गई भी। यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या था, कॉपर ऑक्साइड था। क्या था आपका, कॉपर ऑक्साइड था। यहाँ पे जाने के बाद कॉपर का ऑक्साइड चला गया, मतलब कॉपर ऑक्साइड का उपचयन हुआ है, अपचयन। क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। उपचयन ही, उपचयन में तो ऑक्सीजन मिलता है, तो ये कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, अपचयन हुआ। कॉपर का क्या हुआ है, कॉपर का कुछ नहीं हुआ, उत्पाद का कुछ नहीं होता। ये बात ध्यान रखना, न उपचयन न अपचयन, हमें तो इसको और ध्यान ही नहीं देना है। यहाँ फंसते हैं बच्चे भी, आपको हमें सिर्फ यहाँ देखना है। अभिक्रिया के समय जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसका कहते हैं उसका उपचयन हुआ। जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो क्या बोलते हैं, तो उसे कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ। ये बात आपको समझ में आ गई, हाँ सर ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम कुछ अभिक्रियाएं देखते हैं नीचे भी। अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है इसलिए यह अपचित हुआ है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो ये जो आपकी अभिक्रिया थी भी, कॉपर ऑक्साइड वाला भी, जब हमने क्या किया था, कॉपर ऑक्साइड था हमारे पास और हाइड्रोजन गैस के साथ इसने अभिक्रिया की थी, तो सर क्या मिला था, सर हमें कॉपर मिला था और प्लस में क्या मिला था, H2O मिला था। तो हम हमारे दोनों को देखते हैं भी, पहला अभिकारक को हम आगे चल के देखते हैं इसके साथ क्या हुआ, कि सर यहाँ तो कॉपर इसको मिल गया है। अभी कॉपर क्या हो गया, सॉरी ऑक्सीजन मिल गया। ऑक्सीजन मिल गया तो क्या हो गया, उपचयन हो गया। क्या हो गया, उपचयन। आप कहेंगे सर ठीक है, इसका क्या हो गया, हम लिख देंगे उपचयन हो गया। अभी क्या हो गया, उपचयन हो गया। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं, हमें ये बात समझ में आ गई भी। थोड़ा सा और आगे आते हैं, हमारे पास एक और अभिकारक है। हाँ सर है, हाइड्रोजन है। जब हम हाइड्रोजन के जाके देखा, सॉरी मैं आपसे माफी चाहूंगा, ध्यान नहीं रहा कि जो आपका, इसके भी, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा कि यहाँ आपको कॉपर को क्या हो गया, ऑक्सीजन इसका चला गया। क्या हो गया, ऑक्सीजन चला गया। अभी इसके पास ऑक्सीजन था ना, तो आगे जाके देखा हमने क्या होगा, ऑक्सीजन आपका चला गया। अभी अच्छे समझ में आ जाएगा, मतलब क्या हो गया, अपचयन हो गया। इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। और यहाँ हमने हाइड्रोजन को देखा, हाइड्रोजन को क्या मिला, सर इसको तो ऑक्सीजन मिल गया। क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। तो मिल गया तो क्या हो गया, इसका उपचयन हो गया। अभी ऑक्सीजन मिल गया, क्या हो गया, इसका उपचयन हो गया, ठीक है। और एक ऐसी विक्रिया, ये एक इस प्रकार की ऐसी विक्रिया जिसमें उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। मतलब एक अभिकारक को तो क्या ऑक्सीजन मिल रहा है, दूसरे
अभिकारक से ऑक्सीजन जा रहा है, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन हम बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, जिस अभिक्रिया में क्या हो, आपका उपचयन भी हो और अपचयन भी हो। एक अभिकारक को क्या मिले, ऑक्सीजन मिल जाए और एक अभिकारक से ऑक्सीजन छिन जाए, तो वो आपकी क्या होगी, रेडॉक्स रिएक्शन होगी भी। अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा, कॉपर ऑक्सीजन में क्या है, इसका ह्रास हो रहा है आपका ऑक्सीजन का। हाँ सर, चला गया, इसलिए यह अपचयित हुआ है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही, पहले इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, अब इसकी वृद्धि हो रही है, इसलिए यह उपचित हुआ है। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित हो और दूसरा अभिकारक अपचयित हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रियाएं बोलते हैं। चाहे इसको उपचयन अपचयन मान लो, चाहे इसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोल दो भाई। और ये देख लो आप कुछ अन्य उदाहरण रेडॉक्स अभिक्रिया के भी। क्या होना चाहिए, उपचयन। हमारे पास इसमें देखना आपको किसका उपचयन हुआ, किसका अपचयन। यदि उपचयन अपचयन दोनों आ जाए तो उसको उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी बोलेंगे और रेडॉक्स भी बोल सकते हैं हम, हमारी मर्जी है। तो यहाँ पर आ जाइए भी, ये था आपका जिंक ऑक्साइड। हमने जाके देखा जिंक ऑक्साइड का सर ऑक्सीजन तो चला गया, तो मतलब क्या हो गया सर, अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन। किसका हुआ है, इसका नहीं, जिंक ऑक्साइड का। ये हमारे पास कार्बन था, कार्बन को ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिल गया, तो मतलब क्या हो गया, उपचयन आपका हो गया। उपचयन अपचयन दोनों आ गए, इसका मतलब क्या है, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी इसको बोल सकते हैं। सर मजा आ गया, चीजें समझ में आ रही भी। यहाँ आपका क्या था अभी, यहाँ पे देखिए आपका कि इससे क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीजन जा रहा है और इसको क्या है, ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, उपचयन अपचयन हो गया। अभी दोनों चीजें होगी, हाँ सर हो गई। ठीक है, HCl को देखिए भी, अभिक्रिया में HCl Cl2 में उपचयित तथा Mn2 ओ है क्या, Cl2 में अपचयित हुआ है भी, तो HCl है, इसको समझ लो आप। आप कहेंगे सर यहाँ तो आपका है ही नहीं ऑक्सीजन, इसको न तो ऑक्सीजन मिला है और न ऑक्सीजन इसने दिया है, HCl भी। ठीक है, यहाँ देखिए भी, अभिक्रिया में HCl Cl2 में उपचयित हुआ है भी। अब यहाँ पे एक कंडीशन और होती है भी, अपचयन उपचयन की। आपने ऑक्सीजन वाली तो बात समझ में आ गई, एक चीज और है भी। तो इसमें क्या हुआ है कि हाइड्रोजन का लॉस हुआ है भी। HCl से क्या चला गया, हाइड्रोजन चला गया। सर हाइड्रोजन का भी रोल होता है क्या, हाँ जी बिल्कुल होता है उपचयन अपचयन में, लेकिन ऑक्सीजन से उल्टा होता है। क्या है, ऑक्सीजन से उल्टा होता है, इस चीज को समझिए भी। पहले मैं बात करता हूं उपचयन की, किसकी बात करता हूं, उपचयन की। अब ध्यान से, यही बात से फंसते हैं और आप भी फंसोगे भी। उपचयन में क्या होता है सर, उपचयन में ऑक्सीजन का मिलना भी, मिलना किसका, याद रहने के लिए आपको आसानी होगी, ऑक्सीजन का। आप कहेंगे सर ये तो बात हमें पहले ही समझ में आ गई कि ऑक्सीजन का मिलना क्या होता है, उपचयन होता है। लेकिन जाना, जाना किसका, जाना हाइड्रोजन का। यदि हाइड्रोजन चला गया किसी के पास से, तो भी उसका क्या हो जाएगा, उपचयन ही होगा। आप कहेंगे सर अब की बात समझ में आई। अब HCl देखिए भी, HCl से क्या चला गया सर, HCl से H चला गया, हाइड्रोजन चला गया, तो Cl2 में क्या हो गया, उसका उपचयित हो गया। आपको आई बात समझ में, आई ना बात समझ में, कि अगर हाइड्रोजन चला गया तो भी क्या है, आपका उपचयन है। उपचयन की दो कंडीशन चेक करनी है उपचयन में आपको, क्या उसके ऑक्सीजन मिला है, ऑक्सीजन मिला है तो भी उपचयित हुआ है, क्या उसका हाइड्रोजन गया है तो भी वो उपचयित हुआ है। आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे आपके अपचयन की। अपचयन में क्या होता है, जाना भी। क्या होता है, जाना किसका, जाना आपका होता है किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, और आना किसका होता है, उल्टा, आना आपका होता है हाइड्रोजन का। क्या है आपका, हाइड्रोजन का। ये कंडीशन आप देख लेना, तो आपको पता लग जाएगा उपचयन हो रहा है या अपचयन हो रहा है किसका, आपका अभिकारक में। अभी हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे ना, तब आपको ऊपर के उदाहरणों के आधार पर आप समझ सकते हैं। यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब क्या हो, उसमें ऑक्सीजन की तो वृद्धि हो जाए,
ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए और हाइड्रोजन का ह्रास हो जाए तो इसका मतलब क्या है, आपका उपचयन हो रहा है। और पदार्थ का अपचयन तब होता है जब ऑक्सीजन का ह्रास हो और आपका हाइड्रोजन की वृद्धि हो। आप कहेंगे सर वाह! बिल्कुल समझ में आ गया और वो ऊपर वाली बात आप याद रखना भी। अब मैं बात करता हूँ आपसे कितना याद आपने किया है अभी? उपचयन में बता दो भी। उपचयन में सर आना तो किसका? आना है सर ऑक्सीजन का। क्या है? ऑक्सीजन का। अगर ऑक्सीजन का आना है तो जाना किसका होगा? हाइड्रोजन का। लिख देंगे कि वह विक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का तो क्या हो? वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो तो वो क्या कहलाएगी? आपकी उपचयन कहलाएगी। और अपचयन में सर अपचयन में तो क्या होगा? अपचयन में तो क्या होगा? जाना किसका? O2 का और आना किसका? आना आपका हाइड्रोजन का। जिसमें क्या हो? हाइड ऑक्सीजन का तो ह्रास हो और H2 की वृद्धि हो हाइड्रोजन की, वो आपकी अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। और जिस अभिक्रिया में अपचयन भी हो और उपचयन भी हो, वो आपकी क्या कहलाएगी? वो आपकी रेडॉक्स रिएक्शन या अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गया, अब हमें कोई डाउट नहीं। मैं एक अभिक्रिया आपको दिखा देता हूँ, उससे पहले ये अभिक्रिया देखिए आप भी एक बार। सोडियम O2 इसमें पूछा है उपचेत और अपचेत बता दीजिए भी। ठीक है, हमें देखना है कि सोडियम था हमारे पास, सोडियम के पास क्या ऑक्सीजन आ गया? सर बिल्कुल आ गया। तो इसका क्या हो रहा है? इसका आपका क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है अभी। ठीक है, O2 था हमारा, O2 है अभी। ठीक है, O2 के पास तो क्या जाएगा? O2 इसके साथ ऐड हो गया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे भी कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड के पास से यहाँ क्या चला गया? सर ऑक्सीजन चला गया, अकेला ऑक्सीजन बच गया। ऑक्सीजन का जाना क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। क्या चलाएगा? अपचयन। और यहाँ H2 है, H2 के पास सर ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन आ गया तो क्या हो गया आपका? उपचयन भी। क्या हो गया इसका? उपचयन। ऑक्सीजन का आना भी। ये क्या है आपका? उपचयन। किसका हुआ है? आपको सिर्फ विकारक में बताना किसका हुआ। कभी सोचो भी इसका बता दो, इसके साथ कुछ नहीं देखना, आपको यहाँ देखना विकारक में इसका उपचयन। और ये जो कॉपर ऑक्साइड है ना, तो इसका क्या हुआ सर? इसका चला गया तो ये आपका अपचयन आपका हो गया। बोलिए आपको कोई डाउट हो तो? कोई डाउट नहीं है सर, सारी चीजें हमें समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो हम मिलेंगे अगले पार्ट में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपके दो टॉपिक हमारे बच गए भी, एक आपका संक्षारण बच गया और एक आपका क्या बच गया? ये कोरोजन भी। ठीक है, ये क्रियाकलाप 1.1 पर ध्यान दीजिए, जिसमें एक चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तथा यह श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या फिर अपचयन, अभी देख लेते हैं। अभी अभी तो हमारे बात में है ना, तो हमने क्या किया था? मैग्नीशियम को क्या किया था? जलाया था। अभी आप कहेंगे सर मैग्नीशियम को जलाया था किसकी उपस्थिति में? O2 की में। क्या बना था? 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था और यहाँ पे 2 था। मैग्नीशियम का बता दीजिए। सर मैग्नीशियम को तो ऑक्सीजन मिल रहा है, अगर ये ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो क्या होता है? उपचयन होता है। देखते ही पता लग रहा है कि मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है। ये वो अभिक्रिया थी 1.1 की। कोई आपको डाउट? सर कोई डाउट नहीं है। वास्तव में लेसन पढ़ के आपको अब मजा आ रहा होगा। दो टॉपिक है, ये हम अगले पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। तो मैं आशा करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।